नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में सीडीपी की क्लासेस चल रही है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सीडीपी की 10 ऐसे प्रश्न के बारे में जो टीचर भर्ती हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमारे टारगेट है सीटेट 2021 को लेकर। तो फ्रेंड, पूरा वीडियो का अंत तक देखते रहे ताकि आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, मतलब सबसे भाषा को अर्जन करने और विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि समय कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो फ्रेंड, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक जो संवेदनशील अवस्था होती है या जो समय होती है वो होती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है जो कि है फ्रेंड प्रसूति अवस्था, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं है। उद्योग बनाम अधीनता का अवस्था, ये भी नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की जो अवस्था है वो है हमारा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो 2 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा जिसमें हमें पूछ रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड, ये हमारा जेंडर पक्षपात है, जेंडर समता है, जेंडर पहचान है या जेंडर समरूपता है? तो जैसे कि आपको पता है कि कक्षा में लड़की और लड़कों की तुलना हमें नहीं करना है। ये तुलना हमें क्या दर्शाता है कि हम लोग जेंडर में पक्षपात कर रहे हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात। हम लोग विशेष एक कैटेगरी के बच्चों को हम लोग उसमें प्रायः उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, लड़कों और लड़कियों को समान मानना है। तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है लड़कियों और लड़कों की तुलना में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये हमारे क्या होगा? जेंडर पक्षपात को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में आपने देखे कि एक शिक्षक है जो कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की तुलना कर रहे हैं। तो इसे कम करने के लिए और बच्चों में इसी स्थिति को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना चाहिए, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जैसे कि इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे सरल और सबसे सटीक सकारात्मक हमें आंसर को चुनना है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे सही और प्रभावशाली पद्धति वो क्या होगा? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। जी, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी हमारा गलत होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, किसी एक विशिष्ट को महत्व नहीं देना है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, इसके बारे में जानकारी देना। जानकारी जब तक हमें नहीं देंगे तब तक इस सब चीज़ के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होगी। तो जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और इसकी जेंडर की भूमिका को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना होगा, जिसके बारे में बच्चों को बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वाटसन, जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की या लॉरेंस कोहलबर्ग? तो फ्रेंड, 5 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव दिया है
बच्चों के चिंतन पर, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की जी ने। लेव वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को में ज़्यादा प्रभाव दिया है, चिंतन को देखते हुए। बच्चों के सक्रिय जिज्ञासु, जो बच्चे में जिज्ञासु होते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किस प्रकार हुआ, ये सब के लिए लेव वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, पाड़, ढांचा, जोर से बोलना या आत्म केंद्रित वार्ता। एक छोटी सी बच्ची है जो 5 क्लास की है, वो पहेली को सुलझा रही है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को बना के पूरा कर रही है, जिसमें वो बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, ये नीला वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो वो अपने स्वयं में बातें कर रही है। तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार वो किस तरह बातें कर रही हैं, व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, पार ढांचा हो कर रही है, जोर से बोल रही है या आत्म केंद्रित वार्ता कर रही है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि वो स्वयं में अगले में वो अपनी समस्या को सुलझा रही है। तो 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, व्यक्तिगत वार्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सीटेट को लेकर जो हमारी क्लासेस चल रही है 2021 को, ये हम आपकी उद्देश्य को पूर्ण करें। और जो हमारे हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कोर्सेस नहीं देखे हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, अनुबंधन, मॉडलिंग, प्रबलन, पाड़, ढांचा। देखिए, बच्चे को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग करना, ये हमारा किसका उदाहरण है, अनुबंधन का उदाहरण है, मॉडलिंग का है, प्रबलन का है या पाड़ ढांचा का। तो देखिए, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाड़ ढांचा, जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को संकेत देने के साथ साथ उनको आवश्यकता पड़ने पर उसका सहयोग भी हम लोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। हमें पियाजे की संरचना के बारे में पूछ रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को लेकर। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्कीमा। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ए, स्कीमा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप बच्चों को जब आकलन करेंगे तो उसका प्राथमिक सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखिए, आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों के आकलन कर रहे हैं, तो आपका सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। गलत, ये हमें नहीं करना। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना नहीं, सभी को आप उनके प्राप्तांक के आधार पर नामांकित नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, यह भी नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बच्चों की जो समस्या है उनको समझना, और जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसकी छोटी से छोटी जानकारी को बच्चों को समझाना, ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें, उनको अपने जीवन में, अपने वातावरण में, अपने परिवेश में वो उनका प्रयोग कर सके। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए और पिछली वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपको सीटेट को लेकर कोई भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, वह भी बिल्कुल फ्री में। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक विचारक, अन्वयी विचारक, अभिसारिक विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। देखिए, एक बच्ची है रूही, वो क्या करती है, अधिक समय में अपने आप की समस्याओं को खुद से सुलझाने का
कोशिश करती है। इनमें से काफ़ी समाधान उनके मौलिक होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी को लेकर होते हैं, अपने जीवन को लेकर होती है। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? तो रूही जो हो गई वो सृजनात्मक विचार को लेकर समाधान कर रही होगी अपनी समस्याओं को, क्योंकि वो क्रिएटिविटी कर रही है और हर अपनी समस्याओं को बारीकी से समझने के और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विचार। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। चलिए आज की इस वीडियो बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।